Hello बच्चों, let's read the question. A loaded trolley and unloaded trolley are both moving with the same kinetic energy. The mass of the loaded trolley is 3 times that of the unloaded trolley. Brakes are applied to both of them so as to exert an equal retarding force. If T1 and T2 be the time taken by the unloaded and loaded trolleys respectively before coming to stop, then here we have given 4 options with the relation of T1 and T2. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Newton's second law of motion, that is force applied to any object is given as rate of change of momentum with respect to the time, और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है इट इज नोन एट द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास 2 ट्रॉली दे रखी हैं. एक 2 ट्रॉली हमारे पास है, ये अनलोडेड है, इट इज अनलोडेड ट्रॉली, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे लोडेड ट्रॉली है. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ये है द मास ऑफ द लोडेड ट्रॉली इज 3 टाइम्स ऑफ द अनलोडेड ट्रॉली. तो सपोज इसका जो मास है ये हमारे पास m है, तो जो लोडेड ट्रॉली होगी इसका जो मास हो जाएगा ये 3m के बराबर हो जाएगा. हम ये मान के चलते हैं जो अनलोडेड ट्रॉली है इट इज मूविंग विद द u1 वेलोसिटी एंड लोडेड ट्रॉली इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u2. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनलोडेड ट्रॉली इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लोडेड ट्रॉली. यहाँ से हमें जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज हाफ अनलोडेड का मास m है, वेलोसिटी u1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ, इसका जो मास है ये 3 टाइम्स ऑफ द m है, एंड वेलोसिटी इज u2 स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास यहाँ पे u1 स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द u2 स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हम यहाँ पे दोनों पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे दोनों ट्रॉली यहाँ पे रुक जाएंगी, और जो फोर्स है यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम है. सो वी कैन से ये हमारे पास अगेन अनलोडेड ट्रॉली आ गई, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये 0 के बराबर होगी, और ये लोडेड ट्रॉली आ गई, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दोनों रुक जाएंगी, लेकिन जो फोर्स की वैल्यू होगी दोनों के लिए सेम होगी. इसका जो मास है ये 3m के बराबर है, इसका जो मास है ये m के बराबर है. तो हम अगर इनमें ये देखें कि जब इनकी वेलोसिटी 0 हो गई, ये यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद रुक गए, तो जो अनलोडेड ट्रॉली है इसने रुकने में t1 का समय लिया और लोडेड ट्रॉली ने यहाँ पे रुकने के लिए t2 का समय लिया. तो इनका जो मोमेंटम चेंज होगा अगर हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ अनलोडेड ट्रॉली. तो अनलोडेड ट्रॉली के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा इट विल बी फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम तो 0 है, माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज u1. तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका चेंज इन मोमेंटम आ गया, दैट इज डेल p इक्वल्स माइनस m इंटू u1. इट इज फॉर द अनलोडेड ट्रॉली. तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, हम अगर इस पे फोर्स की वैल्यू निकालें तो F विल बी बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज फोर्स, दैट इज माइनस डेल p बाय डेल t. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम आएगा इट विल बी माइनस ऑफ m इंटू u1 डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ पे t1 लिया जा रहा है, सो इट विल बी F इक्वल्स m इंटू u1 डिवाइडेड बाई t1. इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे सिमिलर केस में अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम ऑफ लोडेड ट्रॉली, तो जो हमारे पास यहाँ पे लोडेड ट्रॉली है इसका जो मोमेंटम आएगा अगर हम इसके चेंज होने की बात करें तो इट विल बी फाइनल मोमेंटम, ये तो रुक हो जाएगा यहाँ पे,
माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी 3m इंटू u2 और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस केस माइनस 3m इंटू u2। जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये सेम आएगी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और जो फोर्स की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू एम यू टू बाई टाइम की जो वैल्यू है यहाँ पे t2 के बराबर है, और हम इसको लिख सकते हैं 3m u2 बाई t2। इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखें तो दोनों का LHS सेम है, यानी फोर्स की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं। सो इट विल बी m इंटू u1 डिवाइडेड बाई t1 इक्वल्स 3m इंटू u2 इक्वल्स t2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फोर्स सेम है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ t2 बाई t1 will be given as 3 times of u2 divided by u1। नाउ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो u1 स्क्वायर है इसकी वैल्यू 3u2 स्क्वायर के बराबर है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t2 डिवाइडेड बाई t1 इट विल बी गिवन एज जो u1 स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू थी इट इज गिवन एज 3 टाइम्स ऑफ u2 स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो जो u1 की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू u2। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें u1 को तो ये बन जाएगी √3 इंटू u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, और जो टाइम का हमारे पास रेशियो है t2 बाई t1 इट विल बिकम इक्वल टू √3। So from here t2 will be equal to square root of 3 into t1। It will be the final answer, यानी जो हमारे पास लोडेड ट्रॉली है उसको अनलोडेड ट्रॉली के कंपैरिजन में √3 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। So from the given question we can say the correct relation between t1 and t2 is given as t1 equals square root of 3 into t2। Option B will be the correct one। Hope all you understood it. Thank you and best of luck।